हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स एवं एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है रूपक स्वाधीनता संग्राम की पूर्ण योद्धा पूर्ण सिंह। आलेख सुरेश ठाकुर और प्रस्तुति असीम सक्सेना की है। प्रतिभागी हैं संजय कुमार, सादिक हुसैन, सुदेश कुमार सैनिक, ब्रजेश कुमार तिवारी, दुर्गा प्रसाद और गोपाल कृष्ण शर्मा। कौन कौन है? अरे दरवाजा खोलिए, हम हैं पुलिस वाले। कौन है इतना सवेरे सवेरे? कहते हैं हम पुलिस वाले हैं। ठीक है, खोलता हूं। जी बोलिए, क्या खुशखबरी लाए हैं मेरे लिए? तुम ही पूर्ण सिंह हो ना? हाँ, मैं ही पूर्ण सिंह हूं। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, अभी और इसी वक्त। वो तो बात ठीक है, लेकिन ये अंदर कहां चले आ रहे हो तुम लोग? बाहर से बात करो। अरे तुम्हारे नाम का अरेस्ट वारंट है हमारे पास पूर्ण सिंह। बेशक मेरे अरेस्ट का वारंट हो सकता है तुम्हारे पास, लेकिन इस दहलीज का वारंट नहीं है तुम्हारे पास, जिसे लांग कर तुम अंदर आना चाहते हो। जहां खड़े हो वहीं से बात करो। हम तुमसे बात करने नहीं, तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं। जल्दी चलो हमारे साथ, हरी अप। अभी तो मैं जंगल पानी से भी फारिग नहीं हुआ हूं दरोगा। नहा कर नाश्ता करने के बाद चलूंगा, तब तक तुम इंतजार करो यहीं बाहर। हमारे साथ होशियारी नहीं चलेगी पूर्ण सिंह। हमारे आदमी तुम्हारे घर के चारों तरफ लगे हैं, समझे? पूर्ण सिंह भागने वालों में से नहीं है दरोगा, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बहुत अकड़ है तुम्हारे अंदर पूर्ण सिंह। फिक्र ना करो, सब ढीली पड़ जाएगी। ये देश प्रेम की अकड़ है दरोगा, जिसे तुम कभी नहीं समझोगे। अगर तुमने तनख्वाह के चंद सिक्कों के लिए फिरंगियों की गुलामी ना की होती, तब समझ में आता तुम्हारे। भाषण बंद करो पूर्ण सिंह। मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है, समझ में आया? ठीक है दरोगा, मैं अभी आता हूं, तुम लोग यहीं रुको बाहर। का अभय जाना पड़ोगो आपको इनके संग? हाँ, अभी जाना होगा। मेरे थैले में अंगोछा और लोटा रख दो मेरा। बहुत डर लग रहा हो जी। अरे, आजादी के सिपाही की पत्नी को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। हिम्मत से काम लो, समझी? ये तेवर थे आजादी के परवाने ठाकुर पूर्ण सिंह के। गांधी जी से प्रभावित पूर्ण सिंह अपनी किशोरावस्था में ही आजादी की इस जंग में कूद पड़े थे। फिलहाल उनका ये वारंट धारा 121/38/34 DYR के अंतर्गत राजद्रोह जैसे गंभीर आरोप से जुड़ा था, जिसमें उन्हें 11 जनवरी 1941 को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। 24 फरवरी 1941 को उन्हें जिला जेल बरेली से जिला जेल मेरठ के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। ये अक्टूबर सन 1900 की बात है, जब जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी के गांव औंध में ठाकुर गोकिल सिंह के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। चूंकि इस बच्चे के जन्म के साथ ही इनकी दादी श्री की एक पोते की अभिलाषा पूर्ण हुई, इसलिए उन्होंने इस बच्चे का नाम पूर्ण सिंह रख दिया। होनहार विरवान के होत चीखने पार की कहावत को चरितार्थ करते हुए पूर्ण सिंह का स्वभाव और रुझान बचपन से ही उन्हें उस ओर प्रोत्साहित कर रहा था जो उन्हें विशिष्ट की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। पूर्ण सिंह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। ईमानदारी और सेवा भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी। बताया जाता है कि उनका स्वभाव बचपन से ही थोड़ा जिद्दी और विद्रोही था। वे एक बार जो ठान लेते थे उसे पूरा करके ही दम लेते। ये वो दौर था
जब ऊंच नीच और छुआछूत का बोलबाला था। जाति और वर्ण के नाम पर एक इंसान दूसरे के साथ भेदभाव रखता था। पूर्ण सिंह को यह सब बहुत नागवार गुजरता था। होली का ये वाकया पूर्ण सिंह की सोच, विचारधारा और उनके व्यक्तित्व की एक पहचान है। गांव का एक चौकीदार पूरे गांव से होली का इनाम मांगते मांगते ठाकुर गोकिल सिंह की ड्योढ़ी तक पहुंचता है। राम राम सरकार। राम राम। बोल, कैसे आओ? अरे कछु ना है सरकार, आपकी ड्योढ़ी को सरनवाम चले आए। होली को त्योहार है, कुछ इनाम को आसरो है सरकार। अगर अच्छा, होली को इनाम चाहिए तो है। पूरन, मिठाई की एक भेली दे दो जाको, और 4 आना 8 आना पैसा दे दो। जी ठीक है, मैं लेके आता हूं। लेकिन तुम वहां नीचे क्यों खड़े हो चौकीदार? आओ, इधर आके बैठ जाओ। अरे ना है सरकार, मैं इतने ठीक हूं। वहां कैसे ठीक हो तुम? इधर आके बैठो, यहाँ चारपाई पर। अरे ठाड़ो रहने देना बाय, जहाँ पे वो ठाड़ो है, हैं? तू इनाम लाए के दे बाय, लेके चल तो बने। ऐसा क्या है पिताजी, ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है आखिर। अरे ना है सरकार, मैं यही ठीक है सरकार। ये फालतू की बातें मत कर पूरन, जल्दी से जा, इनाम दे के चल तो कर। चौकीदार तो इनाम लेकर चला गया, लेकिन मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत पूर्ण सिंह उस रात चैन से न सो सके। अगली सुबह वे नहा धोकर और मां की बनाई गुंजिया एक कटोरे में रखकर चौकीदार के घर जा पहुंचे। कहते हैं, यह देखकर चौकीदार और उनका सारा समाज आश्चर्य और भय से भर गया। लेकिन पूर्ण सिंह ने न केवल उस चौकीदार को बड़े प्यार से गुंजिया खिलाई, बल्कि सीने से लगकर होली भी मिले। उनके समग्र व्यक्तित्व की ये छोटी सी वानगी उन्हें निश्चय ही विशिष्ट बनाती है। आइए अब विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार पूर्ण सिंह आजादी के आंदोलन से जुड़े और अपने जीवन के खूबसूरत साल देश को समर्पित कर दिए। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो देश अत्याचारी औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल के किसानों को अपनी उपजाऊ भूमि पर नील, जूट, चाय और अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया हुआ था, और फिर इन फसलों को बहुत सस्ती कीमत पर खरीदा जाता था। इसके साथ ही भारी टैक्स की वसूली भी की जाती थी, जिस कारण से किसान और बदहाली की तरफ जाता जा रहा था। किसानों की ऐसी स्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए गांधी जी ने अप्रैल 1917 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपनाया और जमींदारों के खिलाफ प्रदर्शन और हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी के इस कदम का पूर्ण सिंह के किशोर मन पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्हें अपने ही गांव के जमींदारों से विरक्ति होने लगी। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि पूर्ण सिंह का गांव औंध जमींदारों का गांव था। यद्यपि वे जमींदार पूर्ण सिंह के कुटुंब खानदान के ही थे, किंतु पूर्ण सिंह सही और गलत के बीच फर्क करते वक्त अपने और पराये को लेकर पक्षपात नहीं करते थे। मास्टर चंद्र प्रकाश का पूर्ण सिंह पर विशेष स्नेह था। इधर पूर्ण सिंह के दिलो दिमाग पर अगर कोई गुत्थी जन्म लेती तो वे सीधे मास्टर साहब की ही शरण में जाते थे। पूरा गांव जानता था कि पूर्ण सिंह मास्टर साहब का बहुत सम्मान करते हैं और उनकी कोई बात नहीं टालते। चंद्र प्रकाश भी पूर्ण सिंह की भावना का सम्मान करते थे और उनके जुनूनी स्वभाव को देखते हुए उन्हें स्नेह से राणा कहकर बुलाते थे। पूर्ण सिंह की गैर पारंपरिक सोच और विद्रोही स्वभाव ने उनके व्यक्तित्व को इतना जटिल बना दिया था कि उनके परिजन उन्हें लेकर चिंतित रहते थे।
जिस अवस्था में किशोर फैशन और मौज मस्ती के बारे में सोचते हैं, उस अवस्था में पूर्ण सिंह देश में व्याप्त आर्थिक सामाजिक असमानता, गरीबों के शोषण और देश की गुलामी जैसे गंभीर विषयों को लेकर चिंतित रहते थे। उनका मन पढ़ाई से ज्यादा इन्हीं प्रकार की गतिविधियों में लगता था। पूर्ण सिंह के पिता गोकिल सिंह मास्टर चंद्र प्रकाश से मिलते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद उनके पास उनकी समस्या का कोई हल मिल सके। अब आपसे ज्यादा का कहना मास्टर साहब। आप हमारी परेशानी को अच्छी तरह समझत हो। हमारी चिंता जब पूरन को लेके है। गांव में और तो बालक है मास्टर साहब, का जाई अनहो तो पैदा बहु है। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं ठाकुर साहब, लेकिन आप सबको भी पूरन के मन को समझना पड़ेगा। हम जाके बड़ को पूरा ख्याल रखा थे मास्टर साहब। वो जो चाहे खाए पिए पहने ओढ़े, भगवान की कृपा से काऊ बात की कोई कमी ना है। लेकिन बाप को मन तो इन सब फालतू बातन में लागो रहा है, जिन्हें घर में कोई पसंद ना करत है। मैं इस मन की बात नहीं कर रहा हूं ठाकुर साहब। मेरा मतलब उसकी सोच और विचारधारा को समझने से है। पूरन कोई साधारण मानव नहीं है ठाकुर साहब। भगवान ने निश्चित ही उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नियत कर रखा है। कबहू तो हम सबको बड़ी चिंता होता है कि कैसे काटेगो जो अपनी जिंदगी। सबसे ज्यादा चिंता तो जाकी माँ करत है। आप सबकी चिंता बेबुनियाद है ठाकुर साहब। तो का कह रहे हैं माँ साहब? विश्वास करिए, पूरन एक दिन जरूर आपका और आपके परिवार का नाम रोशन करेगा। अच्छा आप क्या, पूरा गांव फक्र करेगा उस पर। अच्छा, ये तो महान है हमारा पूरन। हाँ ठाकुर साहब, जिस तरह एक बीज में एक पेड़ छुपा होता है, उसी तरह मैं उस बच्चे में एक क्रांतिकारी को देख पा रहा हूं। और फिर जिस तरह का वैचारिक वेग उसके अंदर है, उसे रोक पाना ना तो आसान है और ना ही उचित। अच्छा, बेहतर होगा आप उसे बढ़ने दे उस रास्ते पर जो उसके लिए ईश्वर ने नियत किया है। ठीक है मास्टर साहब। गोकिल सिंह मास्टर साहब के साथ हुई अपनी बातें घर जाकर साझा करते हैं। सभी परिजन पूर्ण सिंह के अब तक के व्यवहार को मास्टर साहब की बताई बातों की कसौटी पर परखते हैं, तो वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनके बच्चे पूरन में कुछ तो विलक्षण जरूर है, किंतु मन कुछ आशंकाओं से अब भी भरा हुआ है। वे फैसला करते हैं कि पूर्ण सिंह के प्रति अपनी टोका टाकी को थोड़ा नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। गांधी जी के बिहार और बंगाल के जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन ने किशोर पूर्ण सिंह के मन को अंग्रेज हुकूमत के साथ साथ जमींदारों के प्रति आक्रोश से भर दिया था। किसी भी उलझन की स्थिति में वे सदा की तरह मास्टर चंद्र प्रकाश के पास पहुंचते हैं। देखो राणा, तुम्हें जमींदारों से नाहक घृणा करने का कोई आधार नहीं बनता। ये लोग स्वयंभू राजा नहीं है। फिरंगी शासन प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई हुई है कर वसूली की। जमींदार उस व्यवस्था का एक अंग है। लेकिन श्रीमान, ये लोग उस व्यवस्था का अंग बनने से इनकार भी तो कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल इनकार कर सकते हैं। और फिर सिर्फ जमींदार ही क्यों, और जगहों पर भी तो हमारे हजारों लोग फिरंगियों के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस है, प्रशासन है, यातायात है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है राणा। इससे अगर ढेर सारे लोगों के स्वार्थ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे हित भी जुड़े हैं। शासन भले ही वो कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था तो हमारे देश की ही है ना। हमें व्यवस्था को धराशायी नहीं करना है, बल्कि शासकों को बदलना है।
शासक बदलेंगे तो व्यवस्था में आवश्यक बदलाव स्वतः ही आ जाएगा। और फिर मैं भी तो उसी व्यवस्था का एक अंग हूं राणा। फिरंगी सरकार से वेतन लेता हूं और अपने देश के बच्चों को शिक्षित करता हूं। हाँ, लेकिन आप किसी देशवासी के साथ बुरा बर्ताव तो नहीं करते श्रीमान, किसी पर जुल्म तो नहीं करते। ये बात व्यक्ति व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करती है राणा। देखो, फिरंगी तो हमारे हितों से पहले अपना हित देखते हैं। इसमें मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होता। चूंकि वे हमारे बीच से नहीं हैं, इसलिए उनका उद्देश्य सिर्फ हुकूमत करना है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना उद्देश्य नहीं है उनका। हाँ, ये तो समझ में आता है श्रीमान। आज अगर वे बिहार, बंगाल के किसानों को खास किस्म की फसलें उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इसमें भी उनके अपने हित ज्यादा हैं। यहाँ के कच्चे माल से उनके यहाँ की मिलें चलती हैं। जमींदार चूंकि उस फिरंगी व्यवस्था का अंग हैं, इसलिए वे उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन अपने किसानों पर जुल्म ज्यादती तो बंद कर सकते हैं। मैंने बताया ना राणा, ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। तुमने अपने ही गांव के जमींदार ठाकुर साहब रंजीत सिंह के बारे में तो सुना ही है ना। वे मजदूर के उस बच्चे को भी मजदूरी देते थे जो खेत की मेड़ पर बैठकर अपने माँ बाप का इंतजार करता था। सब जमींदार एक जैसे नहीं होते। हाँ, कुछ जरूर जालिम है। इसीलिए गांधी जी का आंदोलन फिरंगियों के साथ साथ जमींदारों के खिलाफ भी है। आंदोलन फिरंगियों के साथ साथ जमींदारों के खिलाफ भी है। मैंने भी एक फैसला किया है। अभी मैं चलता हूं श्रीमान, प्रणाम। सरकार होश में आओ, फिरंगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, जमींदारों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपनी धुन के पक्के पूर्ण सिंह अपने स्कूल के सहपाठियों का एक दल तैयार करते हैं और इन नारों को उच्चारित करते हुए पूरे गांव में गली गली जुलूस निकालते हैं। देखते ही देखते गांव के ढेर सारे बच्चे इस जुलूस के साथ जुड़ जाते हैं। लोग इस जुलूस पर हंसते हैं। उनके लिए ये मनोरंजन जैसा लगता है। भले ही लोगों ने इस जुलूस को हल्के में लिया हो, लेकिन पूर्ण सिंह ने अपना इरादा, उद्देश्य और लक्ष्य एकदम स्पष्ट कर दिया था। कहते हैं, किसी मुखबिर के जरिए जब इस जुलूस की खबर स्थानीय पुलिस को लगी, तो वो भी गांव में आ धमकी और पूर्ण सिंह को सख्त चेतावनी देकर वापस चली गई। गोकिल सिंह ने कभी सोचा नहीं था कि पूर्ण सिंह की खातिर उन्हें यह दिन भी देखना पड़ेगा कि पुलिस उनके दरवाजे तक आ जाएगी। अब तो पूर्ण सिंह की गतिविधियों पर पारिवारिक पाबंदी लगनी तय थी। पूर्ण सिंह ने अपनी समस्या मास्टर चंद्र प्रकाश को बताई। श्रीमान मास्टर साहब, अंग्रेजों ने हमारी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी है। अब हमें लगता है कि हमें क्रांति के रास्ते पर ही जाना होगा। क्रांति की राह आसान नहीं है। जोश और जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुसीबत में डाल सकता है। और फिर अभी तुम्हारी उम्र राजनीति को समझने की है। क्रांति के लिए आवश्यक समझ के अभाव में तुम लक्ष्य से भी भटकोगे और अपना नुकसान भी कर बैठोगे। मास्टर साहब की बात पूर्ण सिंह को समझ आ जाती है और वे देश की स्थितियों परिस्थितियों को गंभीरता से समझना प्रारंभ कर देते हैं। इसी बीच परिजन पूर्ण सिंह का विवाह कर देते हैं। उन्हें लगता था कि घर गृहस्थी में पड़कर उनकी ये सब गतिविधियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी, लेकिन देश प्रेम का नशा इतनी आसानी से थोड़ा ही उतरता है। उनका युवा मन देश में घटने वाली हर घटना का बारीकी से संज्ञान लेता था। विवाह को अभी कुछ वर्ष ही बीते थे कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। परिजनों द्वारा कराया गया समुचित इलाज और पूर्ण सिंह की भरपूर सेवा भी उन्हें काल के क्रूर हाथों से बचा नहीं पाती है।
और उनका निधन हो जाता है। पूर्ण सिंह अंदर से टूट जाते हैं, किंतु समय में बड़े से बड़ा घाव भरने की ताकत होती है। देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा धीरे धीरे पत्नी की मृत्यु के दुख पर हावी होने लगता है और पूर्ण सिंह एक बार फिर इस ओर मुड़ जाते हैं। वो 4 फरवरी 1922 का दिन था। गोरखपुर के चौरी चौरा में भारतीयों द्वारा विदेशी वस्त्रों और मादक पदार्थों के बहिष्कार का नारा लगाते हुए शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस जब चौरी चौरा थाने के सामने से गुजर रहा था, तभी सशस्त्र पुलिस ने निहत्थे और निर्दोष सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करते हुए गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली लगने से करीब 2 दर्जन लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हुए। इसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उसने थाने में आग लगा दी, जिससे 23 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। यद्यपि आंदोलन के अहिंसक होते ही गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उससे 2 दिन पहले 10 फरवरी 1922 को पूर्ण सिंह अपने साथियों के साथ बरेली पहुंच जाते हैं। वे न केवल फिरंगी पुलिस के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उनके पुतले भी जलाते हैं। अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अंग्रेजों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। फिरंगियों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। अरे पुलिस आ गई, पुलिस आई, पुलिस आई। पूर्ण सिंह, आपको देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के कारण गिरफ्तार किया जाता है और आपके ऊपर धारा 17/1 1908 अधिनियम के तहत लगेगी और अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो 6 महीने की कठोरतम कारावास भी मिलेगा। तैयार हूं मैं सबके लिए। अपनी सजा काटकर और जेल से बाहर आकर पूर्ण सिंह पुनः सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। यद्यपि परिवार के भावनात्मक दबाव के आगे झुकते हुए पूर्ण सिंह एक बार फिर से विवाह के मांगलिक बंधन में बंधते हैं, किंतु देश के प्रति उनके समर्पण भाव में कोई कमी नहीं आती है। वे अक्सर धरना प्रदर्शन, नारे, आंदोलन के जरिए फिरंगी सरकार को हिंदुस्तानियों के इरादों से परिचित कराते रहते थे। इसके बाद जनवरी 1941 में उन्हें एक बार फिर से देशद्रोह के इल्जाम में 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। 1 माह बरेली जेल में रखने के बाद उन्हें मेरठ ट्रांसफर कर दिया गया था और उसके बाद मेरठ से चुनार मिर्जापुर के लिए भेज दिया गया था। ये दौर पूर्ण सिंह के परिवार के लिए सबसे कठिन दौर में से एक था। कहा जाता है कि उनके बरेली में अरेस्ट होने और कुछ दिनों बाद बरेली से मेरठ ट्रांसफर होने तक की जानकारी तो मिलती थी, लेकिन मेरठ से उन्हें कहां शिफ्ट किया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती थी। क्योंकि उस समय आवागमन के इतने साधन नहीं थे, इसलिए परिजनों की पहुंच बरेली तक ही थी। मेरठ पहुंचना अपेक्षाकृत दुष्कर था। किसी तरह मेरठ पहुंचकर भी बड़ी मुश्किल से यह पता लगा कि उन्हें चुनार मिर्जापुर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह खबर परिजनों के लिए किसी बड़े आघात से कम नहीं थी। उस समय परिजनों का मिर्जापुर पहुंच पाना और पूर्ण सिंह से मिल पाना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था, किंतु फिर भी परिजन मिर्जापुर पहुंचते हैं और पूर्ण सिंह से मिलते हैं। तब कहीं जाकर उनको तसल्ली मिलती है। सजा पूरी करने के बाद पूर्ण सिंह जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा है। परिजनों की आंखों में भी वे सम्मान का एक भाव पाते हैं। ये अनुभूति उनके लिए निश्चय ही सुखद लगती है। परिवार का सपोर्ट किसी भी व्यक्ति को न केवल प्रेरणा देता है, बल्कि बड़ी से बड़ी चुनौती को आसान कर देता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ के एहसास को कम कर देता है। पूर्ण सिंह को अपनी 6 माह की सजा पूरी करके वापस आए ठीक से 1 वर्ष भी नहीं बीता था कि 8 अगस्त 1942 के दिन महात्मा गांधी ने
भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कर दी और देखते ही देखते पूरे देश में हर गांव से लेकर हर शहर तक बड़ी बड़ी रैलियां निकलने लगीं। पूर्ण सिंह कब पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने साथियों को इकट्ठा किया और एक बड़ी रैली की तैयारी के लिए संबोधित किया। देखिए साथियों, आप सब शांत हो जाइए और ध्यान से सुनिए। साथियों, कल गांधी जी ने बंबई में एक बहुत बड़े आंदोलन की घोषणा की है और उन्होंने इसे नाम दिया है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। साथियों, पहले विश्व युद्ध में हम हिंदुस्तानियों ने इन फिरंगियों का साथ दिया इस उम्मीद में कि हमारे द्वारा बहाए गए खून के बदले ये हमारे देश को आजाद कर देंगे, लेकिन इन धोखेबाजों ने ऐसा नहीं किया और अब इस दूसरे विश्व युद्ध में ये धोखेबाज बिना हमारी सहमति के जबरदस्ती हमारे सैनिकों को लड़ाई में झोंक रहे हैं। स्टीफर्ड क्रिप्स हमसे एक बार फिर हमारे सैनिकों को लड़ाई में भेजने के लिए हमारी सहमति मांग रहा है और इसके बदले हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का चारा डाल रहा है। लेकिन अब हमें किसी झांसे में नहीं आना है। पता लग रहा है कि इस लड़ाई में इंग्लैंड की हालत पतली हो रही है और उधर सुभाष बाबू ने भी आजाद हिंद फौज को दिल्ली चलो का नारा दे दिया है। ये एक सुनहरा मौका है हमारे पास इन फिरंगियों को देश से बाहर खदेड़ने का। गांधी जी ने भी साफ साफ कह दिया है, करो या मरो। इसलिए कल हम सबको एक विशाल जुलूस निकालना है। आसपास के गांवों से भी बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ जोड़ना है। सुबह ठीक 8 बजे आप सब लोग यहीं मंदिर पर इकट्ठा होंगे और इसके बाद हम यहां से पड़ोस के गांव के लिए कूच करेंगे। हमारा नारा होगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। करना है या मरना है, करना है या मरना है, नहीं किसी से डरना है, नहीं किसी से डरना है। ठीक है साथियों, अब आप सब लोग जा सकते हैं, लेकिन याद रहे कल सुबह 8 बजे यही मंदिर पर। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बताया जाता है कि पूर्ण सिंह ने अगले दिन एक विशाल जुलूस का नेतृत्व किया था। आसपास के गांव से हजारों की संख्या में लोग इस जुलूस में शामिल हुए थे। इस जुलूस की धमक दूर दूर तक पहुंची थी, जिसने पूर्ण सिंह का कद बरेली के क्रांतिकारियों में काफी ऊंचा कर दिया था। गांधी जी का यह भारत छोड़ो आंदोलन देश की आजादी का एक प्रमुख कारण बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूर्ण सिंह को कांग्रेस की बरेली इकाई का महामंत्री नियुक्त किया गया था। पूर्ण सिंह ज्यादा दिनों तक इस आपाधापी को नहीं झेल पाए और एक दिन इस्तीफा देकर अपने घर वापस आ गए। उन्होंने कहा, देश के प्रति मेरी जिम्मेदारी अब पूरी हो गई है। पद और सत्ता का मुझे कोई लालच नहीं, लिहाजा अब मैं आजाद होना चाहता हूं। संघर्ष की एक लंबी यात्रा के बाद पूर्ण सिंह अब अपने परिवार के साथ शांति का जीवन बिताना चाहते थे। 77 वर्षों तक मूल्य आधारित जीवन जीकर अप्रैल 1977 में पूर्ण सिंह ने अपना भौतिक जीवन पूर्ण किया, लेकिन अपने उच्च विचारों और उत्कृष्ट कार्यों के माध्यम से वे आज भी हम सब के बीच जीवित हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। देश उनके बलिदान को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। अभी आप सुन रहे थे रूपक, स्वाधीनता संग्राम की सक्सेना की थी। प्रतिभागी थे संजय कुमार, सादिक हुसैन, सुदेश कुमार सैनिक, ब्रजेश कुमार तिवारी, दुर्गा प्रसाद और गोपाल कृष्ण शर्मा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।